Hello student, welcome to the class of strength of material. Student, in last class we have discussed the strain energy of cantilever beam under point load at its free end and uniform distributed load. And today we are going to discuss the strain energy of cantilever beam under uniform varying load, right? यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में जो मोमेंट होता है ये भी हमें पता है कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ कैंटिलीवर बीम अंडर यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। वैसे कम पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, चलो, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है उसमें पॉइंट लोड वाला जो केस है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको हम देखेंगे कैसे निकालते हैं स्ट्रेन एनर्जी। और फिर आज ही हम ट्विस्टिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी आती है वो दोनों भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी हम आज ही देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर strain energy of cantilever beam, expression for strain energy of cantilever beam under UVL, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, ठीक है। बना लेते हैं। एक आप कैंटिलीवर बीम बनाओगे जिस पे आपका यूनिफॉर्म वेरिंग लोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरी क्या हो गई, ये हो गई मेरी लेंथ L। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। कभी कभी ये अपवर्ड भी लग जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो केस हमने डिस्कस नहीं किया, वो पूछा भी नहीं जाता है कहीं, तो हमने डिस्कस नहीं किया। ये हमारा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड है। फिक्स्ड एंड पे आपकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पे ये है मैक्सिमम, दैट इज माय स्मॉल w, राइट। और यहाँ ज़ीरो है फ्री एंड पे, तो फ्री एंड पे इंटेंसिटी हो गई ज़ीरो, फिक्स्ड एंड पे हो गई इंटेंसिटी मैक्सिमम। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड एज वी हैव डन इन दी लास्ट क्लास। देखो, एक हम सेक्शन लेंगे x कहाँ से, राइट हैंड साइड से x डिस्टेंस में। तो हमें मूवमेंट चाहिए इस x डिस्टेंस में, तो मूवमेंट कितना होगा, देखो मूवमेंट जो होगा mx कितना हो जाएगा। पहली बात तो ये होगा हॉगिंग मूवमेंट, तो माइनस साइन, शेयर फोर्स इनटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस। अब हमारे पे ये पॉइंट है, यहाँ से सेंट्रॉइड कितना होगा x/3 पे, बेस से x/3 पे होता है, वर्टेक्स से 2x/3 पे होता है। और लोड कितना होगा, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के एरिया के लिए ये जो हाइट है वो मुझे मालूम होनी चाहिए, और ये हाइट मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लासों में कितना होता है, w' इजिकल टू स्मॉल w इंटू x/L, ये हाइट होती है। और ये कितना है x, तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, हाफ ऑफ हाइट कितनी है w', और बेस कितना है x। और मोमेंट निकाल रहे हैं तो सेंट्रल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी, दैट इज x/3। ये आ जाएगा मेरा मोमेंट एट सेक्शन x। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस w' इंटू x²/6। इस w' की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, कितनी होगी, wx/L, यानी कि ये आ जाएगी माइनस के स्मॉल w x⁴/6L। ये आ गया मेरा मोमेंट एट सेक्शन x। अच्छा, ठीक है। अब बीम जो है उसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमने कहा आई एक्स एक्स किसके बराबर होगा, आई के, और ई एक्स एक्स भी बराबर होगा ई के, क्योंकि मटेरियल भी चेंज नहीं हो रहा।
बस। तो इस सेक्शन पे आने वाली स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? इस सेक्शन पे आने वाली स्ट्रेन एनर्जी होगी du, कितनी होगी? mxx स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू ई एक्स एक्स आई एक्स एक्स। इसको इंटीग्रेट अगर हम कर दें 0 to L तो ये हमें टोटल एनर्जी दे देगा, ये हमें टोटल एनर्जी दे देगा। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L एम एक्स एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर जो हमारा एक्सप्रेशन आया कितना है? माइनस डब्ल्यू एक्स की क्यूब अपॉन 6L का क्या होगा? होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू ई आई। अब देखो इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, ठीक है, L स्क्वायर, और ये हो जाएगी x की पावर 6, और 36 टू जा होता है 72। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी कितनी आ जाएगी? W स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 72 डिवाइड बाय 72 ई आई इंटू एल स्क्वायर, ये एल भी है नीचे, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L x की पावर 6 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 6 जो होगी उसका क्या इंटीग्रेशन होगा? x की पावर 6 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 7/7। क्लियर है? तो यहाँ लिख लेंगे, तो जो u टोटल होगा वो कितना आ जाएगा? स्मॉल w स्क्वायर इंटू एल की पावर 7 डिवाइड बाय 72 इंटू 7 इंटू एल स्क्वायर इंटू ई आई। तो ये जो एल स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ऊपर बचेगा एल की पावर 5, ऊपर क्या बचेगा? एल की पावर 5। क्लियर है? 72 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 सत्ते होते हैं 49, 7 दूनी होता है 14, तो 4 से 490, और कितना आएगा? 14, कितना होगा? 504, ठीक है, आ जाएगा 504। तो यू टी टोटल कितना आ जाएगा? स्मॉल w स्क्वायर एल की पावर 5 डिवाइड बाय 504 इंटू ई आई। इसको कैपिटल W में अगर लिखना चाहो तो कैपिटल W में क्या होगा? हमें मालूम है कैपिटल W किसके बराबर होता है? स्मॉल w इंटू एल के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा कैपिटल W स्क्वायर एल की क्यूब डिवाइड बाय 504 ई आई। तो फाइनली we have the expression of strain energy of cantilever beam under uniform varying load, and what is that? This is the W square L की cube divided by 504 into EI. EI is what? EI is the flexural rigidity of the corresponding beam, right? So student, now we have seen the all cases of cantilever beam, right? Let's move on the simply supported beam, and in simply supported beam we have to calculate, or we have to we have to find out the expression for strain energy of simply supported beam when point load is at the mid point, right? तो अब हमें डिस्कस करना है, ये तो हमने कैंटिलीवर बीम के सारे केस देख लिए। नेक्स्ट मूव ऑन दी सिंपली सपोर्टेड बीम, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। यूडीएल का केस हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में जो क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम वो पॉइंट लोड पे आते हैं। तो अगर आप यूडीएल का केस कंसिडर करना है तो मैं आपको ये होमवर्क दूंगा कि आप सिंपली सपोर्टेड बीम के यूडीएल में स्ट्रेन एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा क्योंकि मैंने स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर बीम की तीनों केसेस की आपको करवा दी, ठीक है। तो बहुत आसान है, मोमेंट आपने निकालना सीख ही लिया है,
तो फॉर्मूले में तो रखना है बस, है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि वो बेसिक है, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट चलता है, थोड़ा सा वो मालूम होगा तो इजीली कर लोगे फिर यूडीएल का भी। हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर point load, under point load at its mid point। कंसंट्रेटेड लोड भी कह सकते हैं क्योंकि पॉइंट दोबारा आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है इसके, ठीक है। राइमिंग कहते हैं बेसिकली इसको, राइमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो you can use concentrated load instead of point load, right? Now simply supported beam का फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक तरफ हिंज होगा और एक तरफ क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगी। एक तरफ क्या होगी, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को दिखाने कई तरीके होते हैं। मिड पॉइंट पे हमने एक पॉइंट लोड लगा दिया कैपिटल W सपोज, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। टोटल लेंथ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम L, ये कितनी हो जाएगी, L/2। ये कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुझे पता है क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे जो RA होगी वो हो जाएगी W/2 और RC जो होगी वो भी हो जाएगी W/2, ठीक है। अब देखो, जब मैं A से B की तरफ बढ़ता हूँ तब भी मेरी लिमिट क्या है, 0 से L/2। जब मैं C से B की तरफ बढ़ता हूं तब भी मेरी लिमिट क्या है, 0 से L/2। तो बच्चों यहाँ पर एक फोर्स बीच में लगा हुआ है, इसीलिए हमें ये दोनों, ये जो पूरा बीम है इसे दो मेंबर मान के कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इसको मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2 क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लोड बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली UAB होगी एक इसमें और एक होगी UBC या UCB, ठीक है। चूंकि मूवमेंट दोनों तरफ से समान ही आएगा, अगर हम सेक्शन ले राइट साइड से तब भी मूवमेंट आएगा W/2 इंटू एक्स, और सेक्शन अगर लेफ्ट साइड से लें तब भी मूवमेंट आएगा W/2 इंटू एक्स। तो यानी कि मूवमेंट सेम है हमारा किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट लोड के रिस्पेक्ट में, और लिमिट भी हमारी सेम है। तो वी कैन से दैट दिस बीम इज सिमेट्रिकल, राइट। और फॉर सिमेट्रिकल बीम, याद रखना, फॉर सिमेट्रिकल बीम स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, सेम, यानी कि UAB बराबर होगी UCB के। सबसे पहली बात तो लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्रिकल, ड्यू टू सिमेट्री लिखेंगे, नॉट सिमेट्रिकल, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी मस्ट बी इक्वल। तो UAB बराबर होगी UCB के। UCB क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं सेक्शन लूंगा। तो मान लो हमने एक सेक्शन लिया राइट साइड से, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x, ठीक है। तो पहले मैं UCB निकालूंगा, इसीलिए मैंने CB लिखा, नॉट BC, सेक्शन वाइज लिखा है। तो देखो UCB कितनी होगी, UCB हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L/2 हमारी लिमिट होगी, C से B की है 0 से L/2 हमारी लिमिट होगी। अब 0 से L नहीं होगा, 0 से L/2 मेरी लिमिट हो गई, कितना हो जाएगा, मोमेंट x स्क्वायर इंटू dx डिवाइड बाय 2 इंटू EXXI XX, ठीक है।
चूंकि मटेरियल मेरा सेम है तो ई एक्स एक्स बराबर तो ई के हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन भी मेरा सेम है, हमने बोला ही नहीं क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मोमेंट कैलकुलेट करें तो एम एक्स एक्स कितना आ जाएगा बताओ। अब ये सैगिंग है तो पॉजिटिव, ठीक है, कितना W/2 इंटू एक्स, सिंपल W/2 इंटू एक्स, ये मेरा मोमेंट आ गया। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी 0 से L/2। एम एक्स एक्स कितना है W/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू ई आई, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 4, 4 2 जा हो जाएगा 8, तो यानी कि W स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 8 ई आई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L/2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन होगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3 तो यू सी बी कितना आ जाएगा हमारा W स्क्वायर डिवाइड बाय 8 ई आई, ये हो जाएगा हमारा एक्स की क्यूब अपॉन 3, 0 से L/2। L/2 हम यहाँ रख देंगे। देखो ये कितना हो जाएगा 8 या 24 और 24 अट्ठे कितने हो जाएंगे देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी L की क्यूब, ये कितना आ जाएगा 8, 8 या 24, 24 8 जा कितना होगा 240 में से आप क्या घटा दो 48, तो कितना आ जाएगा 196, तो ये आ जाएगा ये W स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा L की क्यूब डिवाइड बाय 196 ई आई, 196 ई आई, 196 नहीं सॉरी 192 आएगा, 192 ई आई है ना, 8 या 24 8 32, ठीक है 192। अब ये तो हमने एक की निकाली है ना, इसी के बराबर ये भी होगी, यानी कि अगर हमें पूरे सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, पूरे सिस्टम की स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, एक मेंबर की हमारी आई है कितनी UCB आ गई हमारी, कितनी आई है UCB आई है हमारी W स्क्वायर L की क्यूब अपॉन 192 इंटू ई आई। और मुझे पता है कि UCB किसके बराबर है UAB के, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी है UAB प्लस UCB, दो है ना इसमें, दो मेंबर बन रहे हैं पूरे, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 2 इंटू UCB, क्योंकि आपकी UCB बराबर किसके है UAB के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो W स्क्वायर L की क्यूब डिवाइड बाय 192 ई आई, और फाइनली the total energy is equal to the W square L की क्यूब डिवाइड बाय 96 ई आई। ये आपकी टोटल एनर्जी हो जाएगी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, when it is subjected to the concentrated load at its mid point। क्लियर है, concentrated load at its mid point। तो ये जो हमने निकाली है स्ट्रेन एनर्जी सिंपली सपोर्टेड बीम की, ऐसे ही यूडीएल के केस में भी कैलकुलेशन होगी, यूडीएल के केस में भी कैलकुलेशन ऐसे ही होनी है, ठीक है। वहां भी आप क्या करोगे, यूडीएल लगाओगे, ये कितनी आ जाएगा WL/2 आ जाएगा, तो WL/2 इंटू यूडीएल के केस में एक मोमेंट और आ जाएगा ऊपर WX इंटू x/2 का, और एक मोमेंट यहाँ से कितना, दो मोमेंट चलेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, तो थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन आता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ होता है जब कंपटीशन का पढ़ते हैं, तो आपका ये होमवर्क है, आप इसको करोगे घर पे ईमानदारी से, नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं आता। होमवर्क क्या है, होमवर्क है हमें निकालनी है स्ट्रेन एनर्जी किसमें, ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल। समझ में आ गई बात, अंडर यूडीएल। ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है,
ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं टॉर्शन पे कि ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से क्या हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है। ठीक है, कि ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से क्या हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है, इंपॉर्टेंट है। हॉलो की भी कैलकुलेट करेंगे, सॉलिड क्रॉस सेक्शन की भी कैलकुलेट करेंगे, पहले डायरेक्ट स्ट्रेस से भी कैलकुलेट करेंगे। 3 केस बनते हैं इसमें कि एक डायरेक्ट स्ट्रेस से आने वाली स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, फिर टॉर्शन की वजह से सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में कितनी होती है, फिर टॉर्शन की वजह से ही हॉलो सर्कुलर शाफ्ट में कितनी होती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम यही पूछा जाता है स्ट्रेन एनर्जी में जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर, जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग। जनरल एक्सप्रेशन फॉर, जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से क्या जनरल एक्सप्रेशन होता है। जैसे मान लो एक शाफ्ट है हमारी, ये हमारी एक शाफ्ट हो गई, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है, L, लेंथ है L, क्लियर है। और इसके फ्री एंड पे एक हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है T, फ्री एंड पे ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है T। ठीक है, ये हमने क्रॉस सेक्शन बना दिया। ठीक है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। ये क्या हो गई हमारी रेडियस R। ठीक है, अब देखो इससे आने वाला ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है। हम टॉर्शन इक्वेशन लगाएंगे, हमने टॉर्शन इक्वेशन पढ़ी है। टॉर्शन इक्वेशन क्या होती है बच्चों, टॉर्शन इक्वेशन होती है T/J शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, हमने देखा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकाल लें, देखो ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकाल लें तो T इज इक्वल टू कितना आया हमारा, G थीटा अपॉन L, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, TL अपॉन GJ। ये इंपॉर्टेंट है, TL अपॉन GJ। अब देखो G तो चेंज नहीं होगा, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। J किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पे। तो अगर मैं कहीं सेक्शन लूँ, मान लो मैंने लेंथ वाइज सेक्शन लिया, ठीक है, लेंथ वाइज मैंने यहाँ सेक्शन ले लिया एक, ध्यान से समझना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थीटा XX क्या हो जाएगा, मान लो हमने कहा कि ये डिस्टेंस मेरी x है, तो थीटा इस फॉर्मूले से थीटा XX क्या होगा, क्या टॉर्क चेंज हो रहा है यहाँ, नहीं, उतना ही है T। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है x। अब देखो लेंथ x नहीं लेंगे क्योंकि हम स्ट्रिप लेते हैं, हमें मालूम है कि हमें जब भी सेक्शन पे कैलकुलेट करनी होती है तो एक स्ट्रिप ली जाती है जिसकी लेंथ dx होती है। अभी हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी dx, क्लियर है। और इस dx की लिमिट क्या होगी, 0 to L। जब पूरे लेंथ की बात करेंगे तो dx L में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू g कितना है उस सेक्शन पे और j कितना है उस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे भले g और j समान हो, पर हमें सेक्शन वाइज देखना होता है। और ये जो t है इसको भी हम लिखें txx तो बेटर होगा। हम इस सेक्शन पे देख रहे हैं तो इसी सेक्शन पे टॉर्क चाहिए txx। इस सेक्शन पे लेंथ कितनी है स्ट्रिप की, dx। इस सेक्शन पे g कितना है, gxx। इस सेक्शन पे j कितना है, jxx। तो ये तो हमें बात समझ में आ गई।
और मुझे मालूम है स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, वर्क डन के बराबर, कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो होती है वर्क डन के बराबर। और इसका वर्क डन कैसा होगा, ये भी तो वैसा ही होगा, क्योंकि ये टॉर्क जो है वो भी ग्रेजुअली अप्लाई होगा। तो जब ये ग्रेजुअली अप्लाई होगा तो इसका भी ट्रायंगल बनना है, तो इसका वर्क डन भी क्या आएगा, इसका वर्क डन भी आएगा हाफ ऑफ टी इंटू थीटा, हाफ ऑफ टी इंटू थीटा। जहां हमने कहा था हाफ ऑफ पी इंटू डिफॉर्मेशन, तो इसका डिफॉर्मेशन क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और यहाँ वहां पी था बार में, यहाँ टी हो जाएगा। तो इस वर्क डन को अगर हम लिखें क्या, कि वर्क डन हम देखना चाहते हैं सेक्शन एक्स एक्स पे, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ टी एक्स एक्स इंटू थीटा एक्स एक्स, हाफ ऑफ टी एक्स एक्स इंटू थीटा एक्स एक्स। ठीक है, और ये जो वर्क डन एक्स एक्स पे होगा ये होगी स्ट्रेन एनर्जी उस सेक्शन पे, इसे हम डी यू मान लेते हैं। कितनी आ जाएगी, हाफ टी एक्स एक्स थीटा एक्स एक्स। बस कहानी खत्म हो गई। जैसे मैं ये डिराइव कर रहा हूँ वैसे ही मूवमेंट की भी करते हैं, वो मैंने डायरेक्ट लिखवा दी थी, मैंने सोचा चलो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कैसे आती है ये इक्वेशन, है ना। तो अब देखो थीटा एक्स एक्स कितना है, ये है, तो डी यू कितना आ जाएगा, टी एक्स एक्स इंटू थीटा एक्स एक्स कितना है, टी एक्स एक्स डी एक्स डिवाइड बाय जी इंटू जे, और हाफ भी रह गया है नीचे ये वाला, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू कितना आ जाएगा, टी एक्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू जी एक्स एक्स और जे एक्स एक्स। यही तो जनरल एक्सप्रेशन है जो मैंने मूवमेंट में भी लिखवा दिया था डायरेक्टली। ठीक है, तो अब ये हो गई स्ट्रेन एनर्जी कहाँ, इस सेक्शन में मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल डी यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल टी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू जी एक्स एक्स या जी एक्स एक्स। दिस इज माई जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। दिस इज माई जनरल एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। क्लियर हो गई बात। अब इसी एक्सप्रेशन को हम 1 बाय 1 यूज करेंगे केस लेके। पहले हम सॉलिड सर्कुलर सेक्शन में लेंगे कि कितनी होती है स्ट्रेन एनर्जी, डायरेक्ट स्ट्रेस भी देखेंगे कितनी होती है स्ट्रेन एनर्जी, और फिर हमें ये भी चेक करना है कि क्या कहते हैं आपकी हॉलो सेक्शन में स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत चीज़ें सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें आसान चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं, हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बस इसी से सब कुछ निकलेगा, जो भी निकलना है इसी से ही निकलना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो है ना। देखते हैं, सबसे पहला केस देखेंगे स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है, या डायरेक्ट शियर। सबसे पहले वो देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड डालेंगे स्ट्रेन एनर्जी
ड्यू टू डायरेक्ट शेयर, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट शेयर, इसको देखना है हमें। देखो याद है मैंने आपको एक डायरेक्ट शेयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहां मेरा P फोर्स लगा था, शेयर फोर्स, डिस्टेंस कितनी थी L, क्या होता है, शिफ्ट कर जाता है ब्लॉक, ये शेयर स्ट्रेन होती है हमारी थीटा, ठीक है, ये हमारी शेयर स्ट्रेन होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आता है उसको हम कहते हैं शेयर डिफॉर्मेशन, शेयर डिफॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, बात ध्यान से समझना। यहाँ पर भी सेम चीज़ें चलेंगी। देखो शेयर स्ट्रेस कितनी है, शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, टाउ क्या होगी, P अपॉन ए, पहली बात। ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, शेयर स्ट्रेस यही होगी। शेयर स्ट्रेन कितनी होगी, शेयर स्ट्रेन फाई कितना होगा, डेल्टा बाय एल। करा चुका हूं मैं ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूं, तो इसको अब मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें करने की बात है, ठीक है बच्चों। और फ्रॉम हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, G इंटू शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय G। इस केस में स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, देखो थोड़ा सा कुछ बताने की चीज़ है नहीं इसमें, ये तो बड़ा सिंपल है। जो पीछे एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया वो टॉर्शन की वजह से, ये टॉर्शन नहीं है, ये शेयर फोर्स है। तो ये मत सोचना कि सर ने पीछे वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के, किसके बराबर होगी, वर्क डन के, होगी कि नहीं होगी। वर्क डन कितना होता है, हाफ इंटू P इंटू डिफॉर्मेशन, हाफ इंटू P इंटू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन है डेल्टा, डिफॉर्मेशन क्या है, डेल्टा, समझ में आ रही है बात, डिफॉर्मेशन है डेल्टा। तो बस सेम काम करना है जो पहले किया था। देखो ये P बाय A है ना, तो मैं क्या करता हूँ, A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ और L से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो इसको मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ क्या, P बाय A पहला टर्म, दूसरा क्या लिखता हूँ, डेल्टा बाय L और A इंटू L, ठीक हो गई बात। ये कितना है स्ट्रेस, ये कितना है स्ट्रेन, तो हाफ ऑफ स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इंटू शेयर स्ट्रेन इंटू शेयर स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो जैसे पहले आया था वैसे ही एक्सप्रेशन आ गया डायरेक्ट शेयर की वजह से, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो गई सिस्टम की, और हम कह सकते हैं कि जो शेयर स्ट्रेन है वो क्या है, शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ वो वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, टाउ स्क्वायर इंटू 2G इंटू वॉल्यूम। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट शेयर। कितना है ये एक्सप्रेशन ध्यान रखेंगे आप, शेयर स्ट्रेस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2G इंटू वॉल्यूम। तो जो पिछला आपने अब इक्वेशन डिराइव की थी
जो पिछली क्वेश्चन डिराइव की थी वो यहाँ एप्लीकेबल क्यों नहीं है? वाई टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल हेयर? बिकॉज इट इज नॉट द केस ऑफ प्योर टॉर्शन, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट shear और shear force, and due to shear force shear stress will be generated at the cross section plane. That is why we have to calculate the strain energy formulation of half into P into deformation, right? तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो डायरेक्ट शेयर से आने वाली स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? टाउ स्क्वायर बाय 2g इंटू वॉल्यूम। जैसे वहाँ सिग्मा स्क्वायर बाय 2e था, यहाँ टाउ स्क्वायर बाय 2g है, ठीक है? एक तो चीज़ ये हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि ट्विस्टिंग की वजह से सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में क्या स्ट्रेन एनर्जी होती है। अब हम उस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, उस एक्सप्रेशन को अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है? चूँकि शेयर स्ट्रेस से रिलेटेड था इसीलिए बताना पड़ गया यहाँ पे, ठीक? देखो बच्चों, हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, समझ में आ रही है बात? ठीक है, देखो बना लेते हैं। एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट बना ली हमने, इसके फ्री एंड पे एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है T, कितना T? सेक्शन के राइट साइड से ही देखना है हमें, सेक्शन के राइट साइड से देखना है। सेक्शन के राइट साइड से क्लॉकवाइज अगर हमें मिलता है तो हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो हमें पॉजिटिव ट्रीट करना होता है। समझ में आ रही है बात? सेक्शन के राइट साइड से अगर क्लॉकवाइज मिल रहा है तो हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं, ठीक है? देखो अब लेंथ हो गई L हमारी, एक हमने सेक्शन लिया, इस सेक्शन पे हमारा क्या होगा? सेक्शन x डिस्टेंस से होगा इस पॉइंट पे। अब इस सेक्शन पे हमारा मोमेंट कितना आना चाहिए? ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा? ट्विस्टिंग मोमेंट इसको हम Txx से दिखाएंगे, कितना हो जाएगा? -T। माइनस क्यों लिया? क्योंकि क्लॉकवाइज है, ठीक है? ये हो गया एक। दूसरी कहानी क्या होगी कि हमें पता है कि मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा, तो Gxx किसके बराबर होगा? G के, और क्रॉस सेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा तो Jxx बराबर होगा G के। ये कहानी हमें समझ में आ गई। तो मुझे पता है इस सेक्शन पे स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? du कितनी होगी? Txx स्क्वायर dx डिवाइड बाय 2 इंटू
जी एक्स एक्स इंटू जे एक्स एक्स, यही तो होगी। और टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी होगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल इंटू डी यू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल टी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाय 2 इंटू जी एक्स एक्स इंटू जे एक्स एक्स। ठीक है, यही तो होगी टोटल स्ट्रेन एनर्जी। है ना, यही आ जाएगी हमारी टोटल स्ट्रेन एनर्जी। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू जी एक्स एक्स जे एक्स एक्स। ठीक है, तो टी एक्स स्क्वायर कितना है? ये आ जाएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल माइनस टी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू जी जे। ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे। कितनी आ गई? टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे। ठीक हो गई बात। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन हम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर और जी में बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें थोड़ा सा खेल है, जैसे पीछे आया ना एक्सप्रेशन वैसा ही हम एल को एलिमिनेट करेंगे। हम कैसे करेंगे देखते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारी कितनी आ गई? टी स्क्वायर 2 इंटू जी जे, टी स्क्वायर एल अपॉन 2 जी जे। जे कितना होगा हमारा? जे है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितना होता है? पाई बाय 32 डी की पावर 4, यही तो होता है। पाई बाय 32 डी की पावर 4, है ना। अच्छा, तो जे एरिया से अगर हम लेंथ को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो ये वॉल्यूम में बनेगा, नीचे एरिया आएगा। देखो इसमें क्या करें हम? एरिया से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऊपर बन जाएगा वॉल्यूम और नीचे बन जाएगा जे इंटू ए। तो यहाँ काम नहीं बनेगा इस तरह से ना, ये काम नहीं बनेगा। जे की वैल्यू तो सही है, इसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है? ठीक है, देखो ये कितना है? ये टी स्क्वायर है ना। मुझे पता है शेयर स्ट्रेस कितनी होगी। शेयर स्ट्रेस होती है शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू कितना होता है? टी बाय जे, ये होता है। ठीक है, टी बाय जे। क्लियर हो रही है बात? तो हम क्या करें यहाँ से टी स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो टी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से? शेयर स्ट्रेस इंटू जे डिवाइड बाय आर। आर को हम लिख सकते हैं डी बाय 2, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो 2 इंटू शेयर स्ट्रेस जे डिवाइड बाय स्मॉल टी। ये एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सप्रेशन जो बनाना है वो जैसा पीछे बनाया है वैसा बनाना है, शेयर स्ट्रेस के फॉर्म में। ये टॉर्क की फॉर्म में है। टॉर्क की फॉर्म में तो ठीक है, स्ट्रेस की फॉर्म में थोड़ा सा हमें बनाना है। देखो पुट करेंगे टी स्क्वायर की वैल्यू तो टोटल कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर कितना है? 2 इंटू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय इंटू जे डिवाइड बाय डी, इसका होल स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय 2 इंटू जी जे। ठीक है, तो यू टी कितना आ जाएगा? अब ऊपर से कितना आ जाएगा? ये 4 शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाय डी स्क्वायर इंटू 2 जी जे। एक जे से एक जे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक जे से एक जे कैंसिल आउट हो गया। अब देखो थोड़ा सा अब समझ में आएगी। अब क्या करो? एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये टर्म तो बन गया वॉल्यूम, इसको तो छेड़ना नहीं। ये क्या बन गया? ये तो बन गया वॉल्यूम। सारी कहानी है इसकी। अब
ये 2 जो है इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब वैल्यू रखेंगे 2 इंटू शेयर स्ट्रेस का होल स्क्वायर, जे की वैल्यू कितनी है पाई बाय 32 इंटू डी की पावर 4 इंटू वॉल्यूम, ये कितना बना वॉल्यूम डिवाइड बाय डी स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है, नीचे हमने एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एरिया कितना होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर और बचा जी। अब देखो ये जो डी स्क्वायर है, ये जो डी स्क्वायर है ये डी की पावर 4 को कैंसिल कर देगा, ये पाई जो है ये पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 4 है ये 4 भी 32 को काटेगा 8 आएगा, नीचे कितना आएगा 8। तो फाइनली नीचे हमें कितना बचेगा 8g बचेगा, और बगल में आपके वॉल्यूम बैठा है। ठीक, तो एक्सप्रेशन जो आएगा ये कितना जाएगा 4, यानी कि टाउ स्क्वायर डिवाइड बाय 4g इंटू वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। एक्सप्रेशन क्या बनेगा टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी आई है ये आई है ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से। कितनी होती है टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। जो पीछे अभी हमने स्ट्रेन एनर्जी देखी है वो देखी किसकी है शेयर की वजह से, जो शेयर स्ट्रेस लगी हुई थी शेयर फोर्स की वजह से जो आ रही थी उसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी कितनी थी टाउ स्क्वायर अपॉन 2g, और ये कितनी आ रही है टाउ स्क्वायर अपॉन 4g, यानी कि ये हाफ होती है आपकी शेयर की स्ट्रेन एनर्जी से। तो ये एक नोट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक नोट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, वहां पर शेयर स्ट्रेस है, यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेस होगी, ध्यान रखना दोनों में फर्क ये होगा। देखो तो जो टॉर्शन की वजह से आ रही है यहाँ लिख दो, ये तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टॉर्शन की वजह से जो स्ट्रेन होगी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की वो कितनी होगी टाउ स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। ठीक, वेयर टाउ इज दी टॉर्शनल स्ट्रेस, क्लियर। और जो आपकी शेयर की वजह से आ रही थी वो कितनी थी टाउ स्क्वायर बाय 2g इंटू वॉल्यूम, वेयर टाउ इज दी शेयर स्ट्रेस नॉट टॉर्शनल स्ट्रेस। समझ में आ गई बात। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको कि हमने इन दोनों का कंपैरिजन भी देख लिया कि इन दोनों का कैसे कंपैरिजन होगा। तो टॉर्शन की वजह से जो स्ट्रेस आई वो आई हमारी ये, शेयर की वजह से जो स्ट्रेस आई वो हमारी ये। ठीक है, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते हाफ होगी, क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेस की वैल्यू अलग होगी, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अलग होगी। कभी भी ये मत समझ लेना कि ये आधी होती है, क्योंकि यहाँ 4g आ रहा है यहाँ 2g आ रहा है। बच्चों ये जो टाउ है ना ये दोनों में अलग अलग है, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, एक रिलेशन जरूर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि शेयर स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी कितनी होगी, शेयर की कितनी है इतनी। ठीक है, टाउ स्क्वायर, इसको आप क्या मान लो टाउ एस मान लो। ठीक है, टाउ एस स्क्वायर डिवाइड बाय 2g इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाउ, ये क्या है टॉर्शन की वजह से, तो टाउ टी मान लो, टाउ टी स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, 2g से 4g कैंसिल आउट हो, तो 2 बचा, 2 पहुंच गया ऊपर, तो आंसर आ गया 2 इंटू टाउ एस स्क्वायर डिवाइड बाय टाउ टी का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात?
वेयर टाउ एस दी shear स्ट्रेस और टाउ टी दी टॉर्सनल स्ट्रेस। क्लियर है? टाउ टी इज दी टॉर्सनल स्ट्रेस और टाउ एस दी shear स्ट्रेस। तो एक रिलेशन ये भी हो सकता है, इस पे आज तक कभी क्वेश्चन तो आया नहीं है, बनाने वाला क्वेश्चन बना सकता है। अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो ज़रूर क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है और ये चीज़ बिल्कुल जस्ट मेरे अभी माइंड में आई है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नया क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया, ठीक है, नया क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा एग्जामिनर होगा तो ज़रूर पूछेगा, मैं होता तो ज़रूर पूछता इसको, और अच्छे लेवल में पूछता, जैसे गेट वगैरह जो पेपर होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। जेईई लेवल पे इतना नहीं पूछते, बस वो तो ये एक्सप्रेशन पूछेंगे बस क्या होती है, ठीक है, इतना नहीं जाना। जूनियर इंजीनियर लेवल पे इतना नहीं पूछेगा, अगर इतना पूछेगा तो फिर जूनियर इंजीनियर किस बात का है, उसको तो फिर हायर क्लास में होना चाहिए। तो क्वेश्चंस का लेवल होता है बच्चों, ऐसा नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में डाल दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नया क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत हाई एग्जाम में आया है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया है, वो इट मे बी पॉसिबल वो एसएससी जेई में पूछ लिया जाए, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी एग्ज़ाम में आया है, तो जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना, तो फैमिलियर होते हैं उन क्वेश्चन से जो पिछले एग्जाम में आए हुए होते हैं। तो इसलिए इट मे बी पॉसिबल दैट एग्जामिनर विल आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट नया क्वेश्चन जो है वो कभी पूछा नहीं जाएगा, खासकर जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। नया क्वेश्चन हमेशा अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है। अच्छा मीन्स ये नहीं कि जूनियर इंजीनियर का जो पेपर है वो बहुत वैसा है, ऐसा नहीं है। अच्छा मतलब ये है कि जो हायर स्टडीज़ के कंपटीशन होते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, एमबीए वगैरह जो होते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें नया क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें आईक्यू लेवल देखा जाता है स्टूडेंट का, ठीक है। जो छोटे पेपर होते हैं जूनियर इंजीनियर के लेवल के, असिस्टेंट इंजीनियर तक के भी छोटे लेवल के पेपर माने जाते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना एई के, वो पिछले जो पेपर्स आए हैं उनसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो कोई नया क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी क्वेश्चन बन सकता है, पर इसको बिल्कुल भी अगर नहीं समझ में आया तो अपने माइंड से स्किप कर सकते हैं, पर इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है चीज़ें। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो हॉलो सेक्शन होता है ना, और उसके फ्री एंड पे अगर टॉर्क लगा हो, हॉलो सेक्शन जो होता है उसके फ्री एंड पे अगर टॉर्क लगा हो तो उसकी स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है, उसका भी एक्सप्रेशन हम ऐसी ही फॉर्म में बनाएंगे, उसका एक्सप्रेशन भी हम ऐसी ही फॉर्म में बनाएंगे, और उससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चंस वो देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो स्ट्रेन एनर्जी वाला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दी स्ट्रेन एनर्जी वी विल सी दी न्यू चैप्टर स्प्रिंग्स को देखेंगे। हेलिकल स्प्रिंग्स जो होता है उसमें आपके नंबर ऑफ कॉइल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वेट कैसे एक्ट करता है, कौन सी स्ट्रेस उसमें एक्ट करती है, ठीक है। स्प्रिंग बेसिकली क्या है, स्ट्रेन एनर्जी के ही कॉन्सेप्ट चलते हैं उसमें। स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक स्टोर्ड एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी जो उसमें अब्जॉर्ब कैसे होती है, कुछ फंडामेंटल उसको जानेंगे स्प्रिंग बेसिकली, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे स्प्रिंग की, और वो पूछी भी नहीं जाती है, जैसे लीफ स्प्रिंग है वो कहीं पूछा नहीं जाता, ठीक है, लीफ स्प्रिंग का डिज़ाइन तक नहीं पूछा जाता। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछने जाते हैं। मतलब मैं तो 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी भी लीफ स्प्रिंग का क्वेश्चन देखा नहीं है किसी भी कंपटीशन में, ठीक है। एक आधे कंपटीशन में आया हो तो किस्मत ख़राब रही होगी, वैसे नहीं आता है। तो मेनली वी विल फोकस ऑन दी हेलिकल स्प्रिंग, राइट। हेलिकल स्प्रिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स क्या हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, ठीक है। तो उस टाइप से हमने डिस्कस करना है उस चैप्टर को, ज़्यादा नहीं है, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 लेक्चर, राइट। तो बच्चों आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हों, स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जब हम हॉलो सेक्शन की देखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।